नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 5 जनवरी मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर काम का कुछ भी नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी APEDA यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ऐसी संस्था है जो भारतीय एक्सपोर्टर्स को विदेश में अपनी चीज़ों को निर्यात करने में मदद करती है। तो जैसे वो किसी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ है, इसमें जो भी केमिकल पेस्टिसाइड बैक्टीरिया है वो लिमिट के अंदर ही है वगैरह। इनके मैनुअल में एक जगह पर शब्द था हलाल। हलाल सर्टिफिकेशन मतलब कि ये जो प्राणी का कत्ल हुआ है या ये जो मांस है वो इस्लामिक नियमों के हिसाब से है। इस पर कुछ हिंदू और सिख ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रहे थे कि सरकारी संस्थान के मैनुअल में ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, तो फिर APEDA ने उसे हटा दिया है। मित्रों, ऐसी जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण टाइप के समाचार होते हैं, इसमें से कोई MCQ या ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट, सो डोंट वेस्ट टाइम। ये प्रथम दृष्टि आपको लग सकता है हाँ ये तो बहुत ज़ोरदार चीज़ है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ नहीं। फिर GST और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों ने ZTV और लार्सन एंड टूब्रो के ऑफिस पे छापेमारी की, काम का नहीं। बाकी तो वही किसान कोरोना जारी है। फिर IIT गांधीनगर ने कुछ रिसर्च किया कि आप गटर के पानी का विश्लेषण करके पता कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के वायरस की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन इस टाइप की रिसर्च ये कोई बहुत ज़ोरदार किस्म की चीज़ नहीं है कि हम डिटेल में इसको तैयार करें। फिर पेज 2, अनुसंधान में वैसे तो कुछ काम का नहीं, लेकिन एक योजना का नाम लिखा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। असल में ये योजना मोदी सरकार ने लॉन्च की थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर जो खामियां थी, लिमिटेशंस थी, उसको हल करने के लिए। ये PM आशा योजना के 3 कंपोनेंट है। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, जहां पर सरकार द्वारा पल्सेस यानी दाल और कोपरा जो कोकोनट होता है उसका भी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। पहले सिर्फ गेहूं और चावल का ही प्रोक्योरमेंट होता था, तो ये सब दूसरी चीज़ों का जो प्रोक्योरमेंट नहीं होता था वो MSP की खामी थी, तो उसको हटाने के लिए ये काम किया गया। PM आशा योजना का दूसरा कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी PDPS। हर किसान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नाफेड जैसी सरकारी संस्थाओं को जाकर अनाज नहीं बेच सकता, क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर नहीं होगा, उसके गांव के या शहर के आसपास उसका केंद्र नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में किसान अपना माल किसी व्यापारी को बेचे, मान लीजिए 1500 रुपीज़ में, और सरकार ने वही गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लीजिए डिक्लेयर किया हो 1600 रुपीज़, तो किसान जो सरकार को 1600 में नहीं बेच पाया और व्यापारी को 1500 में बेचा, तो किसान का जो नुकसान हुआ कितना, 100 रुपये, तो वो सरकार द्वारा पे किया जाएगा। वो है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। और PM आशा का तीसरा कंपोनेंट है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकी स्कीम, जिसके अंतर्गत प्राइवेट एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बिहाफ में उनके आउटसोर्सिंग एजेंट या कमीशन एजेंट बन के गाँव में से वीट राइस वगैरह चीज़ों का प्रोक्योरमेंट करेंगे। खैर, तो ये PM आशा योजना, और इसमें ये जो दाल का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, हालांकि फरवरी से शुरू होता है लेकिन अभी जनवरी से शुरू कर दिया है। सरकार ये कह रही है कि ये तो इस बार फसल जल्दी तैयार हो गई इसलिए जल्दी कर रहे हैं, लेकिन सामने विशेषज्ञ बोल रहे हैं नहीं, वो ये तो किसान खुश रहें इसलिए उनका ध्यान हटाने के लिए ये हो रहा है। लेकिन ऐसी सब तू में टाइप की चीज़ें काम की नहीं। जो योजना थी वो हमारे लिए काम की थी, तो उसके हमने 3 कंपोनेंट देख लिए। आगे बढ़ते हैं। किसानों के बारे में ये जो कानून पास हुए उसका विरोध करने के लिए हमने पढ़ा था केरला की राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया था कि केंद्र सरकार ने ये कानून वापस ले लेने चाहिए। अभी बंगाल भी ऐसा करने जा रहा है, लेकिन ये भी हमारे लिए काम का नहीं। जब तक केंद्र सरकार खुद से कानून में सुधार नहीं करती तो हर एक ये बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर पेज 3, 4, 5 में या तो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आज एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। फिर हम चले पेज 6। पेज 6 कॉलम में लेफ्ट साइड पर जो 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम, उसमें आज कुछ काम का नहीं। एक तो ये मध्य प्रदेश में कुछ हिंदू मुस्लिम जो तनाव चल रहा है उसके बारे में कॉलम, दूसरा वो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के बारे में, और तीसरा कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाके भूल जाते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है और जमकर पार्टी करते हैं और उसके चलते दूसरों को भी कोरोना हो सकता है वगैरह। लेकिन इनमें से कुछ भी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट्स अच्छे मिले ऐसा किसी ने कॉलम लिखा नहीं। फिर हम देखें बड़े कॉलम। बड़े कॉलम में एक कॉलम है कम्युनिकेटिंग द वैक्सीन, ये काम की चीज़ है। मित्रों, जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 4 एथिक्स, वहाँ पर एक चीज़ हमने जाननी होती है पब्लिक कम्युनिकेशन। आपने वैक्सीन तो डेवलप कर दी, लेकिन सभी लोग उसको नियम के हिसाब से लेने के लिए आए, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? उसमें ये कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंस है।
क्योंकि अलग अलग देशों में सर्वे से पाया गया बहुत सारे लोगों को ये चिंता है कि ये जो जल्दबाजी में वैक्सीन के अप्रूवल दिए गए हैं असल में ये बॉडी के लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं धार्मिक कारणों से इसे नहीं लेना चाहिए। याद करो थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि वैक्सीन को स्टेबिलाइज करने के लिए जिलेटिन नाम के द्रव्य का प्रयोग होता है और वो सूअर के मांस में से उसको डिराइव करके बनाते हैं और इस्लाम में सूअर खाने की वो हराम है। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ता है कि लोगों को वो कन्विंस करे वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसमें 3C कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप की है। 3C के अंदर पहला है कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी मतलब चलता है एटीट्यूड। अगर लोगों को लगे हाँ ये कोरोना तो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा है, इसमें क्या वैक्सीन लेना, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाता है 15 दिन में, तो फिर वो लेने नहीं आएंगे। तो हमने ये कंप्लेसेंसी उनके दिमाग से हटानी है। दूसरा C है कॉन्फिडेंस। लोगों में विश्वास बढ़ाना है कि ये जो डेवलपमेंट वैक्सीन का हुआ है, इसको जो अनुमति मिली है वो सब बॉडी के लिए सुरक्षित है, इसमें न तो शरीर को हानि पहुंचाने वाला कुछ है ना ही धर्म को हानि पहुंचाने वाला कुछ है। एंड नंबर 3 कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब लोगों को सुविधा होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैसा उनको नहीं देना वैक्सीन खरीदने के लिए और नज़दीकी सेंटर में ही उसको तुरंत मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा एक दिन काम धंधा छोड़ के लाइन में खड़ा रहना पड़े। हाँ, तो ये चीज़ें हमें कैसे उपयोगी हैं, ये 3C जो हमने पढ़े अभी, कंप्लेसेंसी, कॉन्फिडेंस, कन्वीनियंस, तो ये सिर्फ वैक्सीन प्रोग्राम के लिए ही नहीं, कुछ और भी पूछा जाए तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे स्वच्छता में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करें, लोग टैक्स की चोरी न करें, नियमित रूप से टैक्स भरे, उसके लिए क्या करें, तो उसमें भी ये हम यूज़ कर सकते हैं कंप्लेसेंसी, कॉन्फिडेंस, कन्वीनियंस। लोग जो अमीर हैं जिन्हें सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए तो उनको हम कैसे सुनिश्चित करें वो सब्सिडी लेना छोड़ दें कि LPG सब्सिडी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ऑनलाइन जाके एक फॉर्म भर दो, उसमें भी कंप्लेसेंसी, कॉन्फिडेंस, कन्वीनियंस चाहिए। मित्रों, ऐसा ही पिछले इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया था, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, वर्तन शास्त्र के कुछ सिद्धांत जो अर्थशास्त्र में इस्तेमाल करके हम कैसे लोगों को टैक्स भरने के लिए, सब्सिडी छोड़ने के लिए और दूसरे अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करें। तो ये सभी मुद्दों को हम जोड़ के अलग अलग बहुत सारे टॉपिक में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कॉलम पढ़ें, पेज 6, कम्युनिकेटिंग द वैक्सीन। पेज 6 पर दूसरा बड़ा कॉलम है भारत अमेरिका रिश्तों के बारे में, अरुण कुमार। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नया नहीं जो हम पहले से नहीं जानते, वही सब डिफेंस के अंदर पार्टनरशिप, 5G डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। फिर हम चले पेज 7। पेज 7 पे सी राजा मोहन की इंटरनेशनल रिलेशन की कॉलम। आज उन्होंने लिखा है UN सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। आप उसमें जानते हैं 5 परमानेंट स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया वगैरह, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और फिर वहाँ पर कुछ इलेक्टेड या जिन्हें कहें नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य होते हैं। कोल्ड वॉर के बाद भारत 3 बार ऐसा नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में वहाँ पर चुन के गया है और वापस से हमारा ऐसा टेन्योर शुरू हो रहा है। तो भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा होगा उसके बारे में सी राजा मोहन ने लिखा है। उन्होंने पाया कि एक तरफ रशिया, चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों के बीच पहले से बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है, चाहे वो ट्रेड रिलेशन की बात हो या मिलिट्री इश्यूज़ हो। ऐसी परिस्थिति में भारत ने दोनों ही तरफ बैलेंस करके रखना होगा UNSC में। दूसरा, भारत वैसे तो चाहता है हमें परमानेंट मेंबरशिप, स्थायी सदस्य मिल जाए, लेकिन चीन इसका विरोध करता है। साथ ही साथ एक दूसरा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है NSG, वहाँ पर भी हम सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन चीन उसका विरोध करता है। भारत अगर कोई प्रस्ताव डालता है कि ये फला फला हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करे यूनाइटेड नेशन और फिर उसकी सारी संपत्तियों को जब्त किया जाए वगैरह, लेकिन ऐसे भी सभी प्रस्ताव पर चीन विरोध तो नहीं करता, लेकिन टांग अड़ाता है कि नहीं आप और सबूत पेश करिए तभी हम कन्विंस होंगे वगैरह। तो ऐसी परिस्थिति में हालांकि हम लोग UN सिक्योरिटी काउंसिल के अभी अस्थायी सदस्य बन तो गए, लेकिन चीन टांग अड़ाते रहेगा। तो हमारे ऊपर और ज़रूरत बनेगी कि हमने रशिया के साथ और ब्रिटेन के साथ, जो दोनों ही सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनके साथ रिश्ते और बेहतर करें ताकि ये चीन का टांग अड़ाना जो है उसको थोड़ा कम किया जा सके। दूसरा, राजा मोहन ने पाया कि सिक्योरिटी काउंसिल के 70% रेजोल्यूशन तो अफ्रीका में शांति और स्थिरता के बारे में ही होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ इधर उधर सब कबीलाई सरकार और सिविल वॉर चलते रहते हैं। तो भारत ने UNSC प्लेटफॉर्म में जो अभी अस्थायी सदस्य हैं उसकी मदद से अफ्रीका के देशों के साथ अपने रिश्ते और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो माइंस हैं उनसे हम लोग हमारे रिसोर्स हासिल कर सकें और उससे भारत में असेंबल इन इंडिया को प्रोत्साहन मिले वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये सब सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को क्या अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल रहे हैं उसकी बात है। इसके अलावा पेज 7 पे बाकी जो दो कॉलम है, एक है वो किसानों के बारे में और दूसरा है वही राग आलापा जा रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो वो तो मैंने आपको बताया था,
इनके पास जब भी लिखने के लिए कोई मुद्दा नहीं तो घूम फिर के वहीं पर पहुंच जाएंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम इन दैट थिंग। उसमें जो भी अच्छे जाने लायक मुद्दे होंगे वो अगले इकोनॉमिक सर्वे में होगा ही होगा भाई, तो उसमें से हमने 5 मुद्दे तैयार करने। आगे बढ़ो, पेज 8, राशि भविष्य में कुछ काम का नहीं। पेज 9, एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। पशुओं पर कोई क्रूरता अत्याचार करता है तो उसको रोकने के लिए कानून। ये कानून में ऐसा लिखा है कि आपके पास कोई जानवर है, कुत्ता बिल्ली मवेशी, आप उस पर कुछ क्रूरता कर रहे हैं, उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा, उसको आप मार रहे हैं या कुछ, तो आप पर मुकदमा चलेगा। अगर आप दोषी पाए जाएंगे, वंस यू आर कन्विक्टेड, तो आपको सज़ा तो होगी, साथ ही आपका जो ये प्राणी है उसको सरकार कॉन्फिस्केट, उसको जब्त कर लेगी और फिर उसे डिपेंडिंग ऑन केस वो किसी शेल्टर में, किसी गौशाला में भेज दिया जाएगा। यानी मालिक से उसका जानवर कब छीना जाएगा? जब वो कन्विक्ट हो जाता है, अपराध साबित हो जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कानून तो ऐसा लिखा है, लेकिन उसके जब सरकार ने नियम बनाए, रूल्स बनाए, तो उसमें ऐसा लिखा कि ट्रायल चल रहा है तब भी वो प्राणी को जब्त कर सकते हैं। मतलब भले आरोप साबित ना हुआ तो भी वो गाय को पकड़ के गौशाला में ले जाएं। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है कि ये जो ऐसे नियम बनाए गए हैं उसके चलते ये जो काऊ विजिलेंटिज्म, यानी कानून को हाथ में लेके कुछ गौरक्षक जो भी काऊ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके जानवर ले लेते हैं वगैरह, इसे रोकने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सब जवाब मांगा है। मित्रों, ये भी वही चीज़ हिंदू मुस्लिम तू में एंगल में हमको ले जाता है, तो एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। डोंट वेस्ट सो मच टाइम इन दिस। फिर इनकम टैक्स विभाग रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट लेता है और वो दुसान के खिलाफ सर्च किया है नहीं किया, भाई ये सब हमारे लिए काम कर। बाकी पेज 9 पर जितने भी समाचार है वो ऐसे ही, कांग्रेस बीजेपी तृणमूल तू में हिंदू मुस्लिम क्लैशेस, कोई माओवादी पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ, ये वो कुछ काम का नहीं। पेज 10 पे चलो, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस। मेट्रोलॉजी मतलब मापने का शास्त्र कि इतना वजन है, इतना ग्राम है वगैरह। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्पीच दी, फिर वहाँ पर कुछ भारतीय निर्देशक द्रव्य, वो तो भाई पहले भी चर्चा में रह चुका था 2017 के आसपास। बेसिकली स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल कि ये गोल्ड इतना प्योर है लैब में, तो फिर सामने आपका गोल्ड कितना प्योर है, और उस हिसाब से सब मानक तैयार किए जाएँ गोल्ड के, प्लेटिनम, सिल्वर के, वो सब बात चल रही। इधर खास इसका दिया नहीं, हो सकता है भविष्य में उसकी एक्सप्लेन सीरीज आए तब हम देखेंगे, वरना वो मंथली PDF वाले कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, तो खुद से गूगल सर्च करके नोट्स बनाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर चले पेज 11, एक्सप्लेन सीरीज़। एक्सप्लेन सीरीज़ में एक तो बात है, ये दो जो वैक्सीन को भारत सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है वो काम कैसे करती, जल्दी से समझ लेते हैं। एक तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई थी, उसी का लाइसेंस भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है उसको दिया गया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बोला है कोविशील्ड। ये कोविशील्ड का मैकेनिज्म क्या है, इसमें असल में कोरोना वायरस नहीं है, इसमें सामान्य सर्दी खांसी का चिंपांजी वायरस, उसको इनएक्टिवेट करके आपको दिया जाता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो वो एम्प्टी कोरोना शेल्स जैसा वायरस बना देता है और फिर शरीर उसका रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप होती है। दूसरा है हैदराबाद का भारत बायोटेक, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में असल में SARS-CoV-2 ये कोरोना वायरस हो, उसका इनएक्टिवेटेड मतलब मार दिया गया हो ऐसा वायरस का शेल होता है जो आपके शरीर में जाए और फिर बॉडी उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप करे। और ये भारत बायोटेक वाले बोलते हैं कि हमारा ये कोवैक्सीन है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये म्यूटेटेड वायरस के सामने भी असर कर सकता है। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी एक्सप्लेन सीरीज़ है मित्रों, अमेरिका में संसद का नाम क्या है, कांग्रेस, और उसका जो अपर हाउस है राज्यसभा उसे क्या बोलते हैं, सेनेट। तो सेनेट के जॉर्जिया स्टेट के इलेक्शन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई। भाई ये इंडियन एक्सप्रेस को गलतफहमी हो गई है कि ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, कई बार इनको गलतफहमी हो जाती है कि ये भाषणचार एक्सप्रेस है, इसलिए वो बांग्लादेश के भाषणचार आइलैंड पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश भेज रहा उसकी बनाता है। आज शायद वो भूल गए तो ये बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ काम का नहीं भाई, छोड़ो इसे। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर क्यों किया जाए या नहीं किया जाए उसकी एक्सप्लेन सीरीज़। अगेन ये हमें हिंदू मुस्लिम तू में टाइप पे ले जाता है, UPSC एग्जामिनर वो ऐसी चीज़ों से बचते हैं। पेज 12, वर्ल्ड न्यूज़ में पर्सन इन न्यूज़। अमेरिका, तो वहाँ पर जो निचला सदन है लोकसभा उसका नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसका जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो पहले भी स्पीकर थी और वापस भी उसको फिर से स्पीकर बनाया। फिर अमेरिका जूलियन असांज की कस्टडी लेना चाहता है और उसको हाँ किया नहीं किया वो विकीलीक्स, वो सब जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं, छोड़ो। तान्या रॉबर्ट्स जो हॉलीवुड की अभिनेत्री थी लेकिन कोई बड़ा इनाम मिला हो उन्हें, नोबेल प्राइज़ या ऐसा कुछ, तो हमने तैयार करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ईरान वापस से हम अपना यूरेनियम एनरिच करेंगे, वो सब बातें कुछ काम की नहीं, एक बार जान लिया हमने क्या था मुद्दा। गूगल के सब कर्मचारियों ने अपना ट्रेड यूनियन बनाया, मजदूर संघ,
और वो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन भाई अपने लिए इतनी बड़ी बात नहीं, छोड़ो इसे। पेज 13 इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई, मतलब विदेशी एंटिटी जो भारत की किसी कंपनी में अप टू 10% शेयर्स खरीदे तो हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है। अब क्योंकि भारत सरकार धीरे धीरे वैक्सीन को अनुमति दे रही है और लोग जमकर वैक्सीन के बाद बाहर घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, इकोनॉमी में तेज़ी आएगी, ये सोचकर विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में कि पहले से ही इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इन परिस्थिति में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो कितना डॉलर भारत में ला रहा है, ले जा रहा है, उस हिसाब से रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट में बदलाव होते रहेंगे। इसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री कुछ काम की नहीं। जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें ये पूरे साल का ट्रेंड बता देगा, उतना ही हमने तैयार करना। अमेरिकी संसद की एक रिसर्च रिपोर्ट ने पाया है कि डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के चलते भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में बहुत ही खराबी आई थी, क्योंकि ट्रंप ने भारत से वहाँ एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाया था, तो सामने भारत ने भी अमेरिका से आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाया था। कलेक्टिवली बिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेड जो पहले होता था वो कम हो गया, क्योंकि लोगों को चीज़ें महंगी लगने लगी। अब ये तो अमेरिका का कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट नहीं भी लिखे तो भी पहले के इकोनॉमी सर्वे 2 साल के वो लिख ही चुके हैं, तो हमने अलग से ये तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह बिजनेस जनरल नॉलेज की ये कंपनी का ये सीईओ बना या ये कंपनी के बॉन्ड इश्यू हुए, ये सब कुछ काम का नहीं। अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा वो किसी टीवी शो में जज थे, लेकिन लास्ट एपिसोड में उन्होंने हाज़िरी देनी थी, वो नहीं दे पाए, तो वापस से लोग चिंता में हैं कि कहीं वो शी जिनपिंग ने इनको गिरफ्तार करके पूछताछ तो नहीं हो रही, क्योंकि कुछ दिनों पहले याद करो उनका आईपीओ भी ब्लॉक करवाया था वगैरह। लेकिन ये सब अगेन जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें कुछ काम की नहीं। पेज 14 स्पोर्ट्स में भी आज कुछ काम का नहीं। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर।